सीए फाइनल के सभी बच्चों, चलिए जी, स्वागत है आपका सेट ए सेल्फ पेस्ड एग्ज़ाम में। और हम इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स कर रहे थे और इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स के अंदर अपन लोग रेगुलेशन नंबर 4 तक कर चुके थे और रेगुलेशन नंबर 5 अब हमें शुरू करनी थी। रेगुलेशन नंबर 5 की भूमिका तो मैं बांध चुका था, जिसे नाम था ट्रेडिंग प्लान्स। ट्रेडिंग प्लान्स के बारे में बता चुका था कि देखो जी, ऐसा है, कोई भी इनसाइडर अगर वो मान लीजिए डिसाइड करता है कि उसे लिस्टेड कंपनी की जहाँ पे वो कनेक्टेड है या इनसाइडर है उसके सिक्योरिटी में डील करना है, भाई आग लगी हुई है कि डील करने की, तो एक काम कर, अपना ट्रेडिंग प्लान बना दे। एक ट्रेडिंग प्लान बना के कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि सीएस को सबमिट कर दे। सीएस इस प्लान को अप्रूव कर देगा, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को देगा। स्टॉक एक्सचेंज से ओके आने के बाद बस ये अप्रूव्ड ट्रेडिंग प्लान हो गया। अब इस प्लान के अनुसार तू एग्जीक्यूट कर सकता है ट्रेड, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं कहूँ कि ट्रेडिंग प्लान का पूरा प्रोसीजर कैसे चलता है, तो बड़ा सीधा सा बात है। प्रोसीजर कैसे चलेगा देखिएगा। जी, सारा प्रोसीजर कैसे चलेगा। पहली बात, कोई भी इनसाइडर जो इन्वेस्ट करना चाहता है या एक्वायर करना चाहता है सिक्योरिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनी वेयर ही इज कनेक्टेड, अगर मान लीजिए वांट टू इन्वेस्ट और एक्वायर द सिक्योरिटीज, अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप अब सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कीजिएगा कंप्लायंस ऑफिसर को, जिसके अंदर अपना ट्रेडिंग प्लान बता दीजिए अगले 12 महीने का, ठीक है। कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा, इस प्लान को, जो भी आपने प्लान उसे बताया है, उसे स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल के लिए सबमिट कर देगा। फिर वंस अप्रूव्ड, ट्रेडिंग कैन बी कैरिड आउट बाय द इनसाइडर बेस्ड ऑन द प्लान पोस्ट 6 मंथ ऑफ इट्स डिस्क्लोजर एट द स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान रखना, जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अप्रूव हुआ है, शायद आपके पास कोई यूपीएसआई हो और आपका स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल आता ही आप उसमें सिक्योरिटी के अंदर डील करना शुरू कर दें, नहीं। 6 महीने का गैप कम से कम होना चाहिए। 6 महीने का गैप, अगेन पहले बताया था ना, 6 महीने का रीज़न क्या है, ताकि वो जो अनपब्लिश थी वो पब्लिश हो जाए, वो जनरल इन्फॉर्मेशन बन जाए, और आपके पास जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो मतलब सीक्रेट ना रहे, ठीक है। तो इसलिए 6 महीने का गैप आना ज़रूरी है। जिस दिन आपका प्लान सेबी के द्वारा अप्रूव्ड भी होगा ना, तो पोस्ट 6 मंथ ही आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक लाइन यहाँ पर एक अजीब सी लिखी हुई है, वो क्या, वो लाइन कहती है कि मान लीजिए आपके पास एक यूपीएसआई थी और प्लान अप्रूव्ड हो गया, 6 महीने बाद भी अभी तक वो यूपीएसआई है। अब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ये केवल तभी हो सकता है जब कंपनी कोई बायबैक का प्लान कर रही हो मगर अभी तक फाइनलाइज ना हो पा रहा हो, तो फिर केवल तभी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा था, यूपीएसआई है आपके पास, जो अभी तक 6 महीने हो गए हैं परंतु अभी तक वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी कि वो यूपीएसआई जनरल इंफॉर्मेशन में तब्दील नहीं हो पाई है। अब ये प्रूफ कैसे होगा, यही तो सेबी पकड़ता है, और क्या, इन्हीं चीज़ों को तो सेबी पकड़ना शुरू करता है। तो फिलहाल अगर ये प्रूव हो गया तो भैया फिर भी, चाहे बेशक 6 महीने बीत चुके हैं, मगर अब आप तब भी डील नहीं करोगे जब तक ये यूपीएसआई जनरल इंफॉर्मेशन में ना तब्दील हो जाए। यानी कि इफ सच इनसाइडर वाज इन द पोसेशन ऑफ सम यूपीएसआई व्हिच कुड नॉट बी मेड जनरली अवेलेबल इवन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड, देन सच ट्रेड शैल नॉट बी अलाउड इवन इफ 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड। तो यानी कि बैन आफ्टर 6 मंथ भी है, डेट इज बैन इवन आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद भी ये बैन कंटिन्यू रह सकता है कुछ केसेस में, कि अगर अभी तक वो यूपीएसआई है, अभी तक भी वो जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं बन पाई है। अगली बात, अगर एक बार कोई ट्रेडिंग प्लान आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप दूसरा प्लान उसी पीरियड के लिए सबमिट नहीं कर सकते, तो 2 ओवरलैपिंग प्लान विद इन द सेम पीरियड अलाउ नहीं किए जाएंगे। जो पहला प्लान किया है बस उसके अनुसार एग्जीक्यूट कर लो ट्रेड। ट्रेडिंग प्लान के अंदर बताया जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटी आप एक्वायर करना चाहते हो या फिर अमाउंट आप एक्वायर करना चाहते हो। अगर कोई समझदार आदमी होगा तो नंबर ऑफ सिक्योरिटी नहीं लिखेगा, अमाउंट लिखेगा, कि मैं जुलाई में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, इस मंथ में 50 लाख इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिक्योरिटी लिखा, और मैं कहता हूं अगर गलती से भी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा जंप आ गया, 25-30% का जंप आ गया, तो आपको वो लेनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, तो ह्यूज आउटफ्लो जा सकता है। तो इसलिए समझदार व्यक्तित्व क्या करता है, वो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी लिखता है।
फिर आपको ट्रेडिंग प्लान के अंदर ये भी बताना पड़ेगा कि मंथ्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड क्या होगा, मतलब कब कब आप एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट में सेल भी आ सकता है, परचेज भी आ सकता है। तो ये पूरे का पूरा ट्रेडिंग प्लान है, आपने बनाया, कंप्लायंस ऑफिसर को सबमिट किया, उसने स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूव कराया। 6 महीने का कूलिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद इसके अंदर आप अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी या नंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड डेट ऑफ एंड मंथ ऑफ एग्जीक्यूशन वगैरह जरूर लिखोगे, ठीक है। चलिए, फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्लान। एन इनसाइडर, जो जो इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं मैं मार्क करवाता जा रहा हूं। एन इनसाइडर शैल बी एंटाइटल्ड टू फॉर्मुलेट अ ट्रेडिंग प्लान। कौन बनाता है? इनसाइडर, पहली बात। एंड प्रेजेंट इट टू, किसको प्रेजेंट करता है? कंप्लायंस ऑफिसर को, फॉर अप्रूवल। This provision intend to give an option to the person who may be perpetually in possession of the UPSI, enabling them to trade in security in the compliant manner. This provision would enable the formulation of trading plan by an insider to plan him for the trades to be executed in future. तो वो बता देगा। ये सारा सामान्य ज्ञान है, अब बाकी और कोई लॉ नहीं लिखा हुआ, लॉ बस यही था। By doing so, the possession of the unpublished price sensitive information when a trade under a trading plan is actually executed would not prohibit the execution of such trade that he had pre-decided even before the unpublished price sensitive information came into being. मतलब जब उसने प्लान बनाया तब तक शायद वो यूपीएसआई थी नहीं, यूपीएसआई तो बाद में आई, तो उसको इसलिए डील करने से रोका नहीं जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो फिर डील। क्यों? क्योंकि जब तुमने प्लान अप्रूव कराया तब तक तो यूपीएससी थी नहीं, वो यूपीएसआई तो बाद जो तुम्हारे टाइम वाली थी, जब तुमने प्लान बनाया तब वाली। और अगर मान लीजिए 6 महीने तक भी यूपीएसआई है तो हम तब तक नहीं डील करने देंगे जब तक वो यूपीएसआई जनरल इंफॉर्मेशन ना बन जाए, ठीक है। फिर ट्रेडिंग एज पर द ट्रेडिंग प्लान कैन बी डन इफ इन एनी केस यूपीएसआई विच वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सच प्लान हैज बीन मेड जनरली अवेलेबल। इन केस द यूपीएसआई इज नॉट जनरली अवेलेबल देन नो ट्रेडिंग शैल बी डन। ध्यान रखना, ये बहुत रेलेवेंट है। इवन पोस्ट 6 months, चाहे 6 महीने का पीरियड डेट इज कूलिंग पीरियड बीत भी क्यों ना जाए, जब तक यूपीएसआई जनरल इंफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी। जो तुम्हारे टाइम पे यूपीएसआई थी, जब तुमने प्लान वगैरह सबमिशन किए थे उस टाइम एक यूपीएसआई थी, जब तक वो जनरल इंफॉर्मेशन नहीं हो जाएगी तब तक नहीं कर सकते, चाहे 6 महीने बीत जाए। इफ एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्लान देयर वाज नो यूपीएसआई, जिस टाइम ट्रेडिंग प्लान फॉर्मुलेट हुआ कोई यूपीएसआई नहीं थी और लेटर ऑन न्यू यूपीएसआई वाज जनरेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन द ट्रेडिंग कैन बी कैरिड आउट एज पर द ट्रेडिंग प्लान इवन इफ द नो यूपीएसआई हैज बीन मेड जनरली अवेलेबल। कोई दिक्कत नहीं है, तब बेशक यूपीएसआई है मगर आपका प्लान पहले था, मैं पहले अप्रूव हो चुका था, यूपीएसआई बाद में आ चुकी है, आपका ट्रेडिंग प्लान आप पहले ही बता चुके थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़े, उसके बाद क्या कहता है? हाँ जी, सच ट्रेडिंग प्लान शेल, यानी कि मैं कह सकता हूं फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग प्लान की बात कर रहा है। फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग प्लान, तो ट्रेडिंग प्लान के क्या क्या फीचर्स होंगे बताता है। कहता है जी, पहला, शेल नॉट रिजल्ट इनटू या शेल नॉट इंटेल commencement of trading on behalf of the insider earlier than 6 months from the public disclosure of the plan। public disclosure कब होता है? जब स्टॉक एक्सचेंज उसे अप्रूव करती है। अगर कभी कंपनीज के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट अगर आप सुनते रहते हो या देखते रहते हो, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो अगर आप, तो कई बार देखना कि कई बार ना डिस्क्लोजर्स आते हैं, डिस्क्लोजर इन पर्सुएंट टू सेक्शन पर्सुएंट टू रेगुलेशन नंबर 5, तो कई बार आता है। तो कंपनी के बड़े बड़े कंपनी के केएमपी वगैरह अपना डिस्क्लोजर देते हैं कि ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है जी, कंपनी की सिक्योरिटी के बारे में। कभी हो सके तो देखा करो ये चीज़ें, क्योंकि अब इतनी रेगुलेशंस पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आपके पास 80% कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ऐसी होंगी जो आपको समझ आ जाएंगी। चलिए, इतनी सारी सभी की रेगुलेशंस आपके सिलेबस में हैं। Such trading plan shall not entail the commencement of the trading on behalf of the insider earlier than 6 months from the public disclosure of the plan। ठीक है जी। In any case, it should be recommended that this is only a statutory cool-off period and would not grant immunity from action if the insider were to be in the possession of the same unpublished price-sensitive information both at the time of formulation of plan and implementation of plan। यानी कि भैया ये कूलिंग पीरियड है, ठीक है, मानते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तक यूपीएसआई अगर जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं बनी है तो फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, नहीं।
ध्यान रखना, आप एग्जीक्यूट तब भी नहीं कर सकते, डेट इज इवन आफ्टर 6 मंथ, even after 6 months no trade can be executed unless UPSI become journal। तो यानी कि ये जरूरी नहीं है कि 6 महीने का ही पीरियड हमने स्ट्रिक्ट लिख दिया बस जी और आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जब तक तुम्हारी यूपीएसआई जनरल इंफॉर्मेशन ना हो जाए। फिर कहता है इट इज इंटेंडेड, अब ये जनरल नॉलेज है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जनरल नॉलेज है कि रीजन क्या है 6 महीने का उसने ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, नॉट इंटेल ट्रेडिंग फॉर द पीरियड बिटवीन द 20th trading day prior to the last day of any financial period for which the result are required to be announced by the issuer of the security and the second trading date after disclosure of such financial result। भाई क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च, 20 दिन पहले 20th डे से लेकर, अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर। अच्छा लास्ट क्वार्टर में 60 डेज होता है, 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ क्वार्टर। इससे दूसरे दिन एंड द सेकेंड ट्रेडिंग डे, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। सिमिलरली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 45th डे पर, 45th डे तक, ठीक है जी। उसके सेकेंड ट्रेडिंग डे और यहां से 20 दिन पहले, यहां से लेकर यहां तक कोई ट्रेडिंग अलाउ नहीं है जी, नो ट्रेडिंग इस प्लान के मुताबिक भी। अब ये पीरियड तो आपको पहले से ही पता होता है ना कि फाइनेंशियल रिजल्ट 45 दिन में डिक्लेयर होते हैं, लास्ट क्वार्टर के 60 दिन में डिक्लेयर होते हैं, एलओडी में पढ़ा, एलओडीआर में पढ़ा था। तो जिस दिन फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं भाई साहब, आपको तो पता ही होंगे, आपको तो पता ही होगा सारे इन चीजों का। तो ट्रेडिंग प्लान के अंदर 20 दिन पहले और 2 दिन बाद तक कोई ट्रेडिंग अलाउ नहीं होगी। नॉट एंटेल मतलब ट्रेडिंग प्लान शैल नॉट रिजल्ट इनटू ट्रेडिंग फॉर द पीरियड बिटवीन द 20th ट्रेडिंग डे प्रायर टू द लास्ट डे ऑफ एनी फाइनेंशियल पीरियड फॉर विच द रिजल्ट आर रिक्वायर्ड टू बी अनाउंस्ड बाय द इशूअर एंड द सेकंड ट्रेडिंग डे आफ्टर द डिस्क्लोजर ऑफ सच फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ट्रेडिंग प्लान में ये वाली ट्रेडिंग के बारे में नहीं लिखा गया होगा, इस ट्रेडिंग के बारे में नहीं लिखा गया होगा, ध्यान रखना इस ट्रेडिंग प्लान के बारे में, ठीक है। आगे फिर उसके बाद कहता है शैल नॉट इंटेल, अच्छा ये जनरल नॉलेज है, नीचे ये सारी जनरल नॉलेज है, जीके, मतलब पढ़ना चाहते हो तो इसी की एक्सप्लेनेशन है। आगे शैल नॉट इंटेल ट्रेडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 मंथ। ट्रेडिंग प्लान कितने पीरियड का होगा, मिनिमम 12 महीने का। ट्रेडिंग प्लान मिनिमम 12 मंथ का होगा, ठीक है जी। ये जीके है, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बट फालतू का ज्ञान है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ तो मुझे लिखना पड़ रहा है, कहीं ऐसा ये देख के घबरा ना जाओ कि पोपली ने छुड़वा दिया, तो इसलिए लिखना पड़ रहा है, बस मेरी मजबूरी समझो। आगे नॉट इंटेल द ओवरलैप ऑफ एनी पीरियड फॉर विच अनदर ट्रेडिंग प्लान इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब सेम पीरियड के लिए 2 ट्रेडिंग प्लान अलाउ नहीं है। सेम पीरियड 2 ट्रेडिंग प्लान, ऊपर लिख रखा वैसे तो नॉट अलाउड। ये जीके है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सेट आउट आइदर द वैल्यू ऑफ द ट्रेड टू बी एग्जीक्यूटेड और नंबर ऑफ द सिक्योरिटी टू बी ट्रेडेड, यानी कि ट्रेडिंग प्लान के अंदर या तो अमाउंट बता देना या फिर सिक्योरिटीज बता देना।
और साथ में डेट भी बता देना ऑन विच सच ट्रेड शेल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं बताते, आप क्या देते हो, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, ऐसे मंथ का बता देते हो, ठीक है। एंड ये जीके है। एंड नॉट इंटेल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी फॉर द मार्केट अब्यूज, मतलब किसी भी तरीके से आपका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। shall not result into trading in security for the market abuse, मतलब किसी भी तरीके से आपका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप कि बड़े लेवल पे सिक्योरिटी जो है मार्केट में फ्लोट करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो ताकि शेयर का प्राइस गिरा सके, आप मार्केट अब्यूज नहीं करना चाहते, दैट इज नो मेलाफाइड इंटेंशन। ये सेबी पकड़ेगा, अब हमें नहीं पता कैसे पकड़ेगा। हाँ जी, यानी कि ह्यूज स्टेक सेल कर रहे हो अपनी मार्केट के अंदर, शेयर का प्राइस गिरा रहे हो। जैसे टाटा मोटर्स का मैंने एग्जांपल दिया था, भाई साहब कंपनी का मेजर शेयर होल्डर सीधा 2 करोड़ शेयर उस दिन बेच दिए जिस दिन इतने जबरदस्त रिजल्ट आए। शेयर का प्राइस जो 1050 रुपए पे था टाटा मोटर्स का, गिरा कितने, 925 पे, जबकि उसके कारण शेयर प्राइस वी वर एक्सपेक्टिंग कि 1200 रुपए जाएगा। अब सेबी का ध्यान इस तरफ गया है या नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक कोई न्यूज नहीं आई। मैंने कहा 100 में से कोई एक केस पकड़ में आता है, जबकि एक केस पकड़ना चाहिए था सेबी को। इस दिन की कितना बड़ा मूवमेंट हुआ था। आगे फिर कहता है जी कंप्लायंस ऑफिसर शेल रिव्यू द ट्रेडिंग प्लान, ठीक है जी। आगे provided to assess whether the plan would have any potential for violation of these regulation and shall be entitled to seek such express undertaking as may be necessary to enable such assessment and approve and monitor the implementation। ये जितना भी यहां से लेकर यहां तक है ये सब जीके है, और यहां से लेकर यहां तक ये रेलेवेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो कंप्लायंस ऑफिसर रिव्यू करेगा ट्रेडिंग प्लान का। आगे वाली 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोवाइडेड दैट pre-clearance of the trade shall not be required for the trade executed as per the approved trading plan। Pre-clearance of trade shall not be required for the trade executed as per the approved trading plan। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेडिंग प्लान अप्रूव्ड हो गया है, आप कोई फिर सिक्योरिटी परचेस करना चाहते हो, तो फिर उस पार्टिकुलर ट्रेड के लिए अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर आपका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है और फिर अगर आप कोई सिक्योरिटी सेल करना चाहते हो, तो आपके लिए एक प्री क्लियरेंस होता है, यानी कि नो अदर अप्रूवल रिक्वायर्ड वंस ट्रेडिंग प्लान इज अप्रूव्ड। बात समझ आ गई? एक बार अगर ट्रेडिंग प्लान अप्रूव हो गया तो उसके बाद किसी और फर्दर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नो प्री क्लियरेंस ट्रेड रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ये ट्रेडिंग प्लान ना होता और अगर आप कोई शेयर बेचना चाह रहे थे, यू आर द इनसाइडर, तो फिर यू नीड टू हैव अ प्री क्लियरेंस। प्री क्लियरेंस होना जरूरी, अगेन कंप्लायंस ऑफिसर की तरफ से मिलेगी। तो वो आपको, जैसे होता है ना कि एक होती है जनरल अप्रूवल 1 साल के लिए मिल गई, और एक होता है ट्रांजैक्शन वाइज अप्रूवल। तो ट्रांजैक्शन वाइज अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जनरल अप्रूवल 1 साल की है, ठीक है। उसके बाद दैट द ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स एंड द रेस्ट्रिक्शन ऑन द कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब होता है एक शेयर खरीदा और उसे बेच दिया 6 महीने के अंदर अंदर ही। सिमिलरली ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स मतलब कंप्लायंस ऑफिसर क्या करते हैं, एक सर्टेन पीरियड के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर देते हैं कि इस पीरियड में ये ट्रेडिंग अलाउ नहीं होगी। तो यानी कि अगर आपका ट्रेडिंग प्लान अप्रूव्ड हो गया है तो कोई भी ट्रेडिंग विंडो नॉर्म्स एंड कॉन्ट्रा ट्रेड जो है उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। आपका पहले ही प्लान अप्रूव हो चुका है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा भी। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा आपके प्लान के अंदर कि फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने के 20 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक कोई ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए उस प्लान के मुताबिक, क्योंकि ये तो पहले ही नॉन इवेंट है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, अदरवाइज अगर ट्रेडिंग विंडो के नॉर्म्स से रिलेटेड, ट्रेडिंग विंडो का कोई भी नॉर्म्स है क्लोजर का, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिमिलरली कॉन्ट्रा ट्रेड, शेयर खरीद कर 6 महीने के अंदर उसे बेचना भी चाह रहे हो तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आगे द ट्रेडिंग प्लान वंस अप्रूव्ड शेल बी इररिवोकेबल, वापस नहीं लिया जा सकता, विड्रॉ नहीं हो सकता, विड्रॉ नॉट अलाउड। एंड द इनसाइडर शेल मैंडेटरली हैव टू इंप्लीमेंट द प्लान।
shall, ध्यान रखना, without being entitled to either deviate from it or to execute any trade in the security outside the scope of the trading plan. ना तो इससे deviate करोगे, ना इसके additional कुछ और करने की कोशिश करोगे. The implementation of the trading plan shall not be commenced if any, ये वही है पॉइंट कि अगर अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अभी तक जनरल इंफॉर्मेशन नहीं बनी है तो कहता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेडिंग प्लान शेल नॉट बी कमेंस इफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन पोसेशन ऑफ द इनसाइडर एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान हैज नॉट बिकम जनरली अवेलेबल. मैं इसको लिख देता हूं, क्या था, पॉइंट नंबर 5 है ना, एनालिसिस का पॉइंट नंबर 5. लो जी, पॉइंट नंबर 5 ऑफ एनालिसिस अबव. बहुत बार तो डिस्कस कर चुके हैं ये कि भाई जब तक वो यूपीएसआई जनरल इंफॉर्मेशन ना मिल जाए, ना बन जाए, बेशक 6 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, तब तक आप डील नहीं कर सकते. तो इसका मतलब सर ट्रेडिंग प्लान अप्रूव होने के बाद भी 6 महीने तक तो कूलिंग पीरियड रहेगा. बिल्कुल रहेगा. तो फिर फायदा क्या हुआ? तो अगले 6 महीने का ही हुआ. ये तो फायदा ये हुआ कि मैंने थोड़ा ना कहा कि आप 12 महीने का ही प्लान दो, आप 2 साल का प्लान दे दो, मगर 6 महीने कूलिंग पीरियड रहेगा. ध्यान रखना. आगे, अपॉन अप्रूवल ऑफ द ट्रेडिंग प्लान द कंप्लायंस ऑफिसर शेल नोटिफाई द प्लान टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड. कंप्लायंस ऑफिसर शेल नोटिफाई द प्लान टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड. ठीक है. और स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई होने के बाद, ओके आने के बाद, तब यह प्लान अप्रूव्ड माना जाता है, तब जाके आप कुछ कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय द इनसाइडर्स. हाउ द डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन सच फॉर्म एज में बी स्पेसिफाइड, रेलेवेंट नहीं है. आगे, हु कैन मेक डिस्क्लोजर्स. एक तो हम कनेक्टेड पर इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो करेंगे. कहता है बाय सच पर्सन्स इमीडिएट रिलेटिव. इमीडिएट रिलेटिव ऑलरेडी कनेक्टेड पर्सन के अंदर कवर हो गया ना. इनसाइडर को हम कवर कर रहे हैं तो इनसाइडर में कनेक्टेड पर्सन आते हैं, कनेक्टेड पर्सन में इमीडिएट रिलेटिव आते हैं, खत्म हो गई बात. एंड एनी अदर पर्सन बाय हुम सच पर्सन टेक द ट्रेडिंग डिसीजंस. ध्यान रखो, डिस्क्लोजर टू बी मेड बाय एनी पर्सन अंडर दिस चैप्टर शैल इंक्लूड those relating to trading by such persons immediate relative. कहना चाह रहा है कि if securities of listed company are sold by spouse of MD, तो डिस्क्लोजर कौन करेगा? डिस्क्लोजर बाय MD. ठीक है. सिमिलरली अगर एमडी किसी और के बिहाफ पर फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो उसके बिहाफ पर भी डिस्क्लोजर एमडी को ही करना पड़ेगा. द डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी शैल आल्सो इंक्लूड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव. ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है. ऑफ द सिक्योरिटी एंड द ट्रेडेड वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर. आगे, प्रोवाइडेड दैट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटी इज परमिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स. मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है. द डिस्क्लोजर मेड अंडर दिस चैप्टर, हाँ, शैल बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. बस ठीक, ये ध्यान रखना, ये रेलेवेंट है. ये डिस्क्लोजर यहां पर 5 साल तक मेंटेन किए जाएंगे. बस जी, इतना सा था हमारे लिए रेलेवेंट, और कुछ ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इसमें. आगे बढ़ते हैं. डिस्क्लोजर बाय सर्टेन पर्सन. लो जी, अब 2 तरीके के डिस्क्लोजर की बात रेगुलेशन नंबर 7 करता है. पहला कहता है इनिशियल डिस्क्लोजर. आप कंपनी के प्रमोटर बने, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के केएमपी बने, अपॉइंट होते ही डिस्क्लोजर कर देना कि क्यों, कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं आपके पास. दूसरी बात, उसके बाद कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर भी करते रहना हर क्वार्टर वगैरह पे. अगर आपके सिक्योरिटीज जो आपने ट्रेड की हैं वो 10 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर भी करते रहना. तो डिस्क्लोजर 2 वक्त पे होंगे. एक इनिशियल डिस्क्लोजर मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पर, एक कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर. तो पढ़िएगा क्या कहता है. इनिशियल डिस्क्लोजर कौन कौन करेगा? डायरेक्टर करेंगे, केएमपी करेंगे, प्रमोटर्स करेंगे. इनिशियल डिस्क्लोजर ज्वाइनिंग के टाइम पर कितने दिन के अंदर? विदिन 7 days. एवरी पर्सन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द केएमपी, डायरेक्टर और अपॉन बिकमिंग अ प्रमोटर और मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप shall है disclose is holding as on the date of appointment or becoming a promoter within 7 days of such appointment or becoming a promoter.
लिखा है होल्डिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी लिस्टेड कंपनी वेयर अपॉइंटेड, जहां पर वो अपॉइंट हुआ है, तो उसके डिस्क्लोजर की बात कर रहा है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर। फिर कहता है एवरी प्रमोटर मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप डेजिग्नेटेड पर्सन एंड डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी shall disclose to the company the number of such security acquired or disposed of within 2 trading days of such transaction. Continual disclosure करोगे if the value of such security traded whether in one transaction or series of transaction over any calendar quarter मतलब quarter बस, aggregating to a trade value in excess of 10 lakh rupees or such other value as may be specified. कंपनी चाहे तो और कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर सकती है, अभी नीचे लिखा होगा यस कर सकते, बट अदरवाइज आज की डेट में 10 लाख रुपीज लॉ की वैल्यू है, लॉ के द्वारा दी गई वैल्यू है। कंपनी चाहे तो इस वैल्यू को और कम कर सकते हैं, डिस्क्लोजर के लिए स्ट्रिक्ट कर सकती है नॉर्म्स। यानी कि आपको बताना पड़ेगा, कब बताना पड़ेगा डिस्क्लोजर, इफ जो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड किए हैं आपने, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज डील्ड किए हैं एक्सीड 10 लाख इन एनी क्वार्टर, चाहे एक ही ट्रांजैक्शन में की हो या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर की हो। तो यानी कि एवरी प्रमोटर मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप डेजिग्नेटेड पर्संस डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी, डेजिग्नेटेड पर्सन में केएमपी एक्सेट्रा आएंगे, और कोई भी डेजिग्नेटेड पर्सन मतलब जो कनेक्टेड पर्संस हैं वो सब shall make disclosure to the company the number of the security acquired or disposed of within 2 trading days। यानी कि कंपनी को कब डिस्क्लोजर होगा, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन है पर क्वार्टर। फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी को के पास डिस्क्लोजर आएगा तो कंपनी नोटिफाई करेगी स्टॉक एक्सचेंज को within 2 trading days of the receipt of the disclosure or becoming aware of such transactions। तो ये कॉन्टिन्यूअल ट्रांजैक्शन है। एक इनिशियल डिस्क्लोजर 7 दिन में होगा, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर 2 दिन के अंदर होगा। जिस दिन आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटी डील करोगे उस दिन कंपनी को बताओगे 2 दिन के अंदर, और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन के अंदर बताएगी। एक्सप्लेनेशन, it is clarified for the avoidance of the doubt that the disclosure of the incremental transaction after any disclosure shall be made when the transaction effected after the prior disclosure cross the threshold specified। मतलब जरूरत नहीं है वैसे इसको पढ़ने की, कहता है इंक्रीमेंटल ट्रांजैक्शन मतलब पहले आपने 10 लाख क्रॉस कर दिया डिस्क्लोजर के, फिर उसके बाद दूसरा 10 लाख क्रॉस कर दिया, फिर डिस्क्लोजर होगा, ठीक है ना। 10 more than 10 lakh disclosure, again more than 10 lakh again disclosure। बस बड़ी सीधी सी बात है, सेम क्वार्टर के अंदर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो करो। फॉर फाइलिंग ऑफ द डिस्क्लोजर द मार्केट रेट, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना जब भी हम डिस्क्लोजर करेंगे हमें मार्केट रेट देखना है, शेल बी कंसीडर्ड। मार्केट रेट इसका मतलब है कि जो ब्रोकरेज वगैरह कटेंगी वो नहीं देखनी। फॉर कैलकुलेटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट द मार्केट प्राइस शैल नॉट बी सब्सट्रैक्टेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा नेट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल ट्रांजैक्शन चार्जेस। मतलब केवल हमें मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करके 10 लाख के लिमिट को निकालना है, ध्यान रखना। अगर माइनस करके 10 लाख से नीचे आ रहे हो, हमें वी आर नॉट कंसर्न, यू हैव टू मेक डिस्क्लोजर। चेक ग्रॉस नॉट नेट। Clear? Next, the disclosure shall be filed irrespective of what the mode of acquisition is, except for the share acquired via bonus or pursuant to a scheme। Scheme मतलब employee stock option plan। तो यानी कि no such disclosure required, कोई डिस्क्लोजर ये देने की जरूरत नहीं है अगर आपको बोनस मिल रहे हैं या फिर ईसॉप्स के अनुसार अगर आप शेयर्स ले रहे हो, तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है यहां पर। फिर ठीक है, तो ये डिस्क्लोजर देने की इन केसेस में जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ें।
Disclosure by other connected person. Any company whose security are listed on the stock exchange may at its discretion require any other connected person or class of connected person to make disclosures of holding and trading in security of the company in such form and in such frequency as may be determined by the company. लो जी, तो कंपनी चाहे तो उनसे भी डिस्क्लोजर करवा सकती है, कंपनी चाहे तो उनसे भी डिस्क्लोजर गाइडलाइंस बना सकती है, कंपनी चाहे तो। लो जी, मेरे लिए रेलेवेंट नहीं, ग्लोबल ज्ञान है। दिस इज इनेबलिंग प्रोविजन फॉर लिस्टेड कंपनी टू सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज टू हुम इट हैज टू प्रोवाइड अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जिनके पास भी यूपीएसआ है उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश है। दिस प्रोविजन कन्फर्ट डिस्क्रेशन ऑन एनी कंपनी टू सीक सच इंफॉर्मेशन। फालतू का ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, अ लिस्टेड कंपनी मे आस्क दैट द मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसको कंपनी ने इंफॉर्मेशन शेयर की है, पहले तू हमें अपनी यूपीएसआई बता कि कितनी है। सिंपल वर्जन, कंपनी में डिजाइन देयर ओन पॉलिसी कीपिंग इन व्यू दिस गाइडलाइन टू इंश्योर मोर डिस्क्लोजर। बस मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, कोई भी ये फालतू के पॉइंट है, बस एमसीक्यू इनसे नहीं बनते। तो ये था आपका पूरे का पूरा इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है जी, चलो जी, अब हमारे को आगे करना है अब सेबी आईसीडीआर। तो मिलते हैं अब आईसीडीआर की क्लास के अंदर। इन सब की रिवीजन क्लास जल्द ही आने वाली है, इन सब की रिवीजन क्लास जहां पर मैं कोशिश करूंगा कि इसे 20 से 22 घंटे के अंदर कवर करने की कोशिश करने वाला हूं, तो वो जल्दी आने वाला बैच। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।